तो परफेक्शन आईएएस का वॉल्यूम 9 है और हम लोग शिखर सम्मेलन को आज देखेंगे। ठीक है। शिखर सम्मेलन मेरा टॉपिक है। और सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसमें शिखर सम्मेलन वाले टॉपिक में 46वां यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र हुआ है। ठीक है। और इसलिए काफी चर्चा में रहा क्योंकि ये इस बार हमारे देश में हुआ है। ठीक है, दिल्ली में हुआ, ध्यान में रखना है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की बात करेंगे, 46वां बात करेंगे कहाँ पे हुआ है, तो ध्यान रखें दिल्ली में हुआ है। ठीक है, दिल्ली में कहाँ पे हुआ, तो भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य वैश्विक सांस्कृतिक महत्व के मामलों पर चर्चा और निर्णय करना है। विकास भी विरासत भी के अपने विजन के अनुरूप भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उद्घाटन सत्र में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन के अनुदान देने की घोषणा की। ठीक है, तो हम लोग जो है यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को कितना दे रहे, $1 मिलियन अनुदान भी दे रहे हैं। विश्व धरोहर सम्मेलन के 46वें सत्र में 24 नए विश्व धरोहर स्थलों को सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, कितने स्थल को शामिल किया गया, 24। पूरे विश्व में 24 को शामिल किया गया, जिसमें से 19 क्या है, सांस्कृतिक है, 4 की बात करेंगे प्राकृतिक और 1 की बात करेंगे मिश्रित है। ठीक है, इस सत्र में भारत के भी एक स्थल को शामिल किया गया, धरोहर स्थल को शामिल किया, जिसका नाम क्या है, मोईदाम। मोईदम मोइंदा। की बात करेंगे उसकी असम का है। ठीक है, इसको हाँ। 43वां नंबर का विश्व धरोहर स्थल के रूप में इनको शामिल किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन में भारत और अमेरिका के बीच में सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर भी मतलब क्या हुआ, हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, ध्यान में रखना। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 46वां यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र दिल्ली में आयोजित किया गया, 46 नंबर का। मोदी जी के द्वारा मतलब भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया या फिर करवाया गया। और साथ में भारत ने $1 मिलियन अनुदान देने की भी घोषणा की। अब विश्व धरोहर सम्मेलन में 46वें सत्र में 24 नए धरोहर स्थलों को सूचीबद्ध भी किया गया, जिनमें से 19 सांस्कृतिक है, 4 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। ठीक है। हाँ, इस सत्र में असम के मोईदम के को 43वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित भी किया गया। ठीक है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है। ठीक है, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की। उद्देश्य क्या है, तो नैतिक और समावेशी एआई उन्नति को बढ़ावा देते हुए भारत को एआई नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में मतलब क्या करना, स्थापित करना है। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में इंडिया एआई के रणनीतिक स्तंभों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें से कंप्यूटिंग क्षमता, डेटाबेस प्लेटफॉर्म, नवाचार केंद्र, कौशल विकास भी शामिल है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है, ध्यान में रखना है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है दिल्ली में। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, रूस के पीटर्सबर्ग में। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, तो 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच आयोजित किया गया रूस के पीटर्सबर्ग में, भारत के ओम बिरला ने यहाँ पे मतलब क्या क्या उनका नेतृत्व किया है। ठीक है, क्या है, तो भारत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संसदों की भूमिका है। उद्देश्य की बात करेंगे तो बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से वैश्विक विकास और सुरक्षा को आगे बढ़ाने में संसदों की भूमिका का पता लगाना है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन थे, ठीक है, तो राज्यसभा के उपसभापति थे, जिसको हरिवंश क्या नाम था, हरिवंश नारायण इनका नाम है। राज्यसभा सदस्य शंभू शरण पटेल भी थे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह थे। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी थे। ठीक है, तो ये लोग जो थे भारत के प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। ठीक है, हालांकि पूछा जाएगा नेतृत्व किसने किया, तो नेतृत्व जो था किसने किया, तो ओम बिरला महोदय ने किया। इनको आपको ध्यान में रखना। भारत में वैश्विक समुद्री चर्चा का नेतृत्व की बात करेंगे, भारत ने लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के 132वें सत्र में वैश्विक समुद्री चर्चा का नेतृत्व किया है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो भारत ने वैश्विक समुद्री चर्चा का नेतृत्व किया, जो कि कितने नंबर का सत्र था, तो क्या बताएंगे। ठीक है, कितने नंबर का सत्र था, तो 132 नंबर का सत्र था, ये भी आपको ध्यान में रखना, भूलेंगे नहीं। ठीक है, 132 नंबर का क्या था, सत्र था, इसे ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं तो देखेंगे, आगे देखेंगे कौन से प्रश्न है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि रखने वाले देशों की श्रेणी में आईएमओ परिषद के
निर्वाचित सदस्य भारत ने नाविकों के परित्याग के तत्कालीन मुद्दे पर जोर दिया है। इस सत्र में आईएमओ के वैश्विक समुद्री प्रौद्योगिकी सहयोग केंद्र एमटीसीसी के साथ मिलकर SMART स्मार्ट विकसित किया करने की योजना है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान में रखेंगे क्या है। तो यहाँ पे भारत ने वैश्विक समुद्री, ठीक है, भारत ने वैश्विक समुद्री चर्चा का मतलब क्या किया है, नेतृत्व किया है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, और इसका कौन सा सत्र था तो ध्यान में रखना है, इसका कौन सा सत्र है तो 124वां सत्र है। ठीक है, कौन सा सत्र, सॉरी 132वां सत्र है। कौन सा है, 132वां सत्र है। यहाँ पे नाविकों के मुद्दे को मतलब क्या किया गया, उठाया गया है, इसे आप ध्यान में रखना है। ठीक है, 5G 6G और उभरती हुई प्रौद्योगिकियां हैकाथॉन। ठीक है, तो भारत सितंबर 2024 में नई दिल्ली में WTS24 विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा, ठीक है, आउटरीच सत्र के साथ साथ 5G 6G और उभरती प्रौद्योगिकी हैकाथॉन की मेजबानी करेगा। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य क्या है, अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों की संभावनाओं को पता लगाने के लिए नव प्रवर्तकों, उद्योग जगत के नेता और आशाविदों के साथ एक साथ मतलब लाना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, WTSA एक चतुर्भुज कार्यक्रम है और ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मानकीकरण क्षेत्र ITUT के शासी सम्मेलन के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त दूरसंचार विभाग COAI के साथ मिलकर उसी स्थान पर 15 से 18 अक्टूबर 2024 तक भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन भी करेगा। ठीक है, तो भारत की बात करेंगे तो 5G और 6G उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को हैकाथॉन की बात करेंगे तो भारत इसका नेतृत्व कर रहा है। भारत सितंबर 2024 में नई दिल्ली में WTS24 विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा आउटरीच सत्र के साथ साथ 5G 6G और उभरती प्रौद्योगिकियों हैकाथॉन की मेजबानी करेगा। कहाँ पे हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है। इसको आपको ध्यान में रखना है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, इसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे के प्रश्नों को, आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा प्रश्न आपको निकल कर आ रहा है। नाटो शिखर सम्मेलन, तो नाटो के बारे में सबसे पहले कुछ बताइए, से नाटो की स्थापना कब की गई थी तो क्या बताएंगे। 1949 4 तो अप्रैल। नाटो की स्थापना की बात करेंगे 1949 में आपको नाटो की स्थापना होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है तो क्या बताएंगे। ब्रुसेल्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाटो का मुख्यालय की बात करेंगे तो आपको ब्रुसेल्स में आपको नाटो का आपको मुख्यालय आपको देखने को मिलता है। नाटो शिखर सम्मेलन अमेरिका के वाशिंगटन DC में संपन्न हुआ है। ठीक है, शिखर सम्मेलन में अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा यूक्रेन के प्रति समर्थन का सशक्त प्रदर्शन किए जाने तथा यूक्रेन के लिए सैन्य, राजनीतिक और वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कई घोषणाएं किए जाने की संभावना है। तब मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है सर, नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजन किया गया है तो ध्यान रखें वाशिंगटन DC। इनका सब्जेक्ट था किस प्रकार से यूक्रेन को मतलब मजबूत करना है ताकि रूस के खिलाफ लड़ सके। ठीक है, इस वर्ष का ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक होगा। अब 32 देशों का एक मजबूत सैन्य गठबंधन बन गया। ठीक है, नाटो में कितने देश हैं, हाउ मेनी कंट्रीज इन नाटो, वर्तमान कितने में हैं तो ध्यान रखना 32 देश है। ठीक है, तो नाटो की बात करें कितने देश है तो नाटो में आपको 32 देश है। ठीक है, 32वां देश कौन सा है नाटो में, 32वां देश नाटो का बताइए कौन सा है तो क्या बताएंगे, फिनलैंड। स्वीडन है। ठीक है, और 31वां देश कौन सा है नाटो का तो क्या बताएंगे, 31वां देश, इंग्लैंड। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो 31वां देश की बात करें तो 31वां देश आपका फिनलैंड है। ठीक है, अब 32वां देश की बात करेंगे तो 32वां देश की बात करेंगे तो कौन है तो आपको स्वीडन है। ठीक है, इसको आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब देखेंगे आगे के प्रश्नों को भी जरा हम देखते हैं। स्वीडन मार्च 2024 में आधिकारिक तौर पे गठबंधन में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य की बात करेंगे तो कौन बन गया, स्वीडन बन गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं नाटो की बात करूं, नाटो के एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। 1949 में इसकी स्थापना होती है नाटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। किस प्रकार का संगठन है तो सैन्य संगठन है। कैसा है, सैन्य संगठन, मतलब इन लोगों ने ऐसा संधि कर रखा है अगर किसी भी देश पे अगर आक्रमण होता है तो अन्य देशों पर भी आक्रामक माना जाएगा। इसका एक धारा है, धारा 5। ठीक है, वो धारा 5 जो है एक्टिवेट हो जाता है, मतलब धारा 5 कहता है अगर किसी भी देश पे अगर हमला होता है तो अन्य देश पे भी वो हमला माना जाएगा। ठीक है, टोटल 32 सदस्य हैं। मुख्यालय की बात करेंगे ब्रुसेल्स में, ध्यान में रखना है। 32वां सदस्य की बात करेंगे तो आपने जैसा बताया स्वीडन, और 31वां सदस्य की बात करेंगे तो क्या है, फिनलैंड है। ठीक है, अभी नाटो ने कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा एयर एक्सरसाइज किया था। एयर एक्सरसाइज का नाम बताइए, क्या नाम है नाटो के एयर एक्सरसाइज का नाम, ये बर्लिन में हुआ था। एनीवन,
स्ट्रीट फाइटर डिफेंडर सर। हाँ, वो एक एयर डिफेंडर भी था, ठीक है। एयर डिफेंडर नेवी का, ये इसका था, एयरफोर्स का था। स्ट्रीट फाइटर डिफेंडर सर। हाँ ठीक है, वही डिफेंडर करके कुछ था, इसको आप ध्यान में, बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया था आपका, कहाँ पे, बर्लिन में हुआ था, ठीक है। स्वीडन मार्च 2024 में आधिकारिक तौर पर गठबंधन में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य बन गया है, इसको आप ध्यान में रखना है। गुजरात के गांधीनगर में सहकार से समृद्धि सम्मेलन आयोजित हुआ। सहकार से समृद्धि सम्मेलन की बात करें गुजरात के गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में 102 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर सहकार से समृद्धि सम्मेलन आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस विश्व भर में सहकारी आंदोलन का एक वार्षिक उत्सव है। 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का थीम क्या है? सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा 1923 से यह दिवस जुलाई के पहले शनिवार 6 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, सहकार से समृद्धि सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है भारत में, तो क्या बताएंगे आप? गुजरात के कहाँ पे हुआ है? तो ध्यान में, गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो है आपका सम्मेलन जरा समाप्त होता है। मैं एक बार आप सभी लोगों से सम्मेलन रिपीट करता हूँ, बताइएगा। 46वां इस यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 70 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो क्या बताएंगे? भारत बताइए भारत सभी लोग। मंडपम भारत मंडपम भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है। कितने नए स्कूलों को इसमें शामिल किया गया? 24 24, ठीक है, जिसमें से भारत में एक था, ठीक है। बात करूंगा ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन की बात करें, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, किस शहर में किया गया? नई ये दिल्ली। भी दिल्ली में, ठीक है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच आयोजित किया गया। ब्रिक्स का सम्मेलन भी रूस में ही होने वाला है, मोदी जी जाएंगे उसमें। तो ये बताओ आप, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो क्या बताएंगे? ओम बिरला। ओम बिरला कहाँ से सांसद है? कोटा। बिल्कुल। भारत ने वैश्विक समुद्री चर्चा का नेतृत्व किया, कितने नंबर का सत्र था, तो क्या बताएंगे? 132। तो इनका जो सब्जेक्ट जो था किनके इर्द गिर्द था, क्या बता, नाविकों को लेकर, ठीक है। 5G 6G और उभरती प्रौद्योगिकियों का हैकथॉन का, ठीक है, एक सम्मेलन आयोजन किया गया जिसका मेजबानी भारत कर रहा है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, तो क्या बताएंगे? न्यू दिल्ली में। बिल्कुल। नाटो शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो अमेरिका के किस शहर में इसका एक बैठक संपन्न हुआ है, तो क्या बताएंगे? वाशिंगटन डीसी। बिल्कुल। नाटो के नवीनतम देश का नाम बताइए, क्या बताएंगे? नाटो के नवीनतम देश का नाम? स्वीडन। बिल्कुल, स्वीडन, ठीक है। गुजरात के गांधीनगर में सहकार से समृद्धि सम्मेलन का आयोजित हुआ। तो सहकारी समिति को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन है, जिसको आईसीए कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो क्या बताएंगे? 1923 में। बिल्कुल, 1923 में, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक जो है हमारा खेल को लेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण है और मजा भी आएगा, ठीक है। तो देखेंगे भारत ने आईसीसी T20 विश्व कप जीत लिया। तो इससे पहले भारत ने आईसीसी T20 विश्व कप कब जीता था? 2007 में। कितने लोगों को याद है? आप लोगों को याद है? मतलब उस समय यंग थे, काफी यंग रहे होंगे, नहीं? थोड़ा थोड़ा याद है सर। सर हाईलाइट बहुत देखे याद है। हाईलाइट बहुत देखे हैं, नहीं? ओपनर करने कौन आया था? थोड़ा थोड़ा याद है, ठीक है। तो ध्यान गंभीर रखना है। गंभीर और उथप्पा, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो 2007 में हम लोग जो थे, वो पहला ही वर्ल्ड कप था, ठीक है। T20 का पहला ही वर्ल्ड कप था 2007 में। कहाँ पे हुआ था पता है? दक्षिण ये अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। इस बार जो ओलंपिक का जो सॉरी ओलंपिक बोलना, इस बार जो T20 ये जो वर्ल्ड कप जो हुआ, कहाँ पे हुआ? तो कहाँ पे हुआ है? कैरिबियाई देश था और साथ में नॉर्थ अफ्रीका। अमेरिका और वेस्ट इंडीज। हाँ, अमेरिका और वेस्ट इंडीज नहीं, वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, इट्स द नेम ऑफ क्रिकेट टीम। कैरिबियन देश कह लीजिए, कैरिबियन आइलैंड कह लीजिए, और आपका नॉर्थ अमेरिका सीधा कहिए ना, ठीक है। अब भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का जो टूर्नामेंट जो था वो हम जीत लिए, ठीक है। भारत इस टूर्नामेंट के सभी 8 मैच जीतकर एक भी मैच हारे बिना पुरुष T20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन गई। मतलब 8 मैच हमने खेला और 8 मैच हमने जो था जीत लिया, ठीक है। इससे पहले भारत में जो हुआ था 50-50 वर्ल्ड कप, उसमें भी 11 में से 10 मैच हम लोग जीते थे, मतलब 10 में 10 जीते थे, फाइनल हार गए थे। 3 खिलाड़ी जो हमारे ग्रेट, उन्होंने मतलब संन्यास ले लिया, जिसमें से रविंद्र जडेजा,
विराट कोहली, रोहित शर्मा ने टी20 विश्व कप के फाइनल के बाद टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की तथा भारतीय कोच राहुल द्रविड़ का प्रशिक्षक के रूप में यह आखिरी टूर्नामेंट भी था। ठीक है, संस्करण की बात करेंगे तो कैमा नंबर का संस्करण था, तो 9वां नंबर का संस्करण था, ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला संस्करण 2007 में हुआ था। मेजबान देश की बात करेंगे तो वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ध्यान में रखना है। टीमों की संख्या थी यहाँ पे 20 टीम थी। ठीक है, कितनी टीम थी? 20 टीम थी। ठीक है, फाइनल मैच की बात करेंगे तो ध्यान रखें कैसिंगटन ओवल ब्रिजटाउन बारबाडोस में हुआ था। भारत विजेता रहा। उप विजेता की बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का कप्तान तो एडेन मार्करम थे और भारत के कप्तान तो रोहित शर्मा, आप लोग जानते हैं। ठीक है, सर्वाधिक रन किसने बनाया? तो रहमुल्ला गुरबाज जो कि अफगानिस्तान के हैं, 8 मैचों में उन्होंने 281 रन बनाया। ठीक है, सर्वाधिक विकेट की बात करेंगे तो वो भी अफगानिस्तान के, ध्यान में रखेंगे, और साथ में भारत के। ठीक है, अफगानिस्तान वाले फजल क्या नाम है, फजलुल हक। ठीक है, ये गलत नहीं है, फजल हक फारूकी की बात करेंगे, 8 मैचों में 17 विकेट लिया। अर्शदीप भारत की तरफ से 8 मैचों में इन्होंने भी 17 विकेट लिया। ठीक है, अब बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करेंगे तो जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। अब प्लेयर ऑफ द मैच की बात करेंगे तो विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच रहे। ठीक है, विजेता के लिए पुरस्कार राशि कितनी थी? 2.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बात करेंगे तो 2.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो थी ये पुरस्कार की राशि थी। उप विजेता को 1.28 मिले। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे, युवराज सिंह ब्रांड एम्बेसडर है, क्रिस गेल ब्रांड एम्बेसडर है, शाहिद अफरीदी भी था, और साथ में उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट इसलिए क्योंकि भाई साहब कैरेबाई देश में हुआ है तो ये उसेन बोल्ट का नाम आ ही जाता है। बीसीसीआई ने टी20 विश्व कप जीतने पर टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। ठीक है, तो सारे ही प्रश्न जो थे इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान में रखना। अभी भारत के टी20 के कैप्टन की बात करें, क्या नाम है? सूर्या है, सूर्य प्रकाश, क्या नाम है पूरा? सूर्य कुमार यादव। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो बाकी जो था टी20 से आई थिंक गलत नहीं होना चाहिए, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं, देखेंगे कुछ प्रश्न और। गौतम गंभीर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए। ठीक है, 2 विश्व कप जिताने में इनकी बहुत भूमिका थी। ठीक है, 2007 के विश्व कप में इन्होंने 75 रन की शानदार पारी की थी और 2011 के विश्व कप में 97 रन की शानदार पारी की थी और एक छक्के ने मैच नहीं जीता है। ठीक है, तो गौतम गंभीर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त किए गए। बीसीसीआई के सचिव जैसा ने गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। ठीक है, गौतम गंभीर साहब ने किसका स्थान लिया? तो राहुल द्रविड़ का स्थान लिया है। 2024 टी20 विश्व कप में भारत को जीत दिलाने का राहुल द्रविड़ का कार्यकाल जो था वो समाप्त हो गया। ठीक है, द्रविड़ साहब का कार्यकाल समाप्त हो गया। तो अब जो है भारत को देसी कोच मिलना शुरू हो गया। एक समय था भारत के कोच, क्या नाम था उसका यार, बहुत खतरनाक आदमी था, उसने बहुत झगड़ा लगा रखे थे टीम इंडिया में। हम लोग बच्चे थे तो उसका सुनते थे। हाँ, जॉर्ज बुश नहीं, जॉर्ज बुश नहीं, क्या नाम है उसका? राष्ट्रपति था। नहीं, गैरी किशन तो अच्छा आदमी था बेचारा वो। अरे वो बहुत पहले था, हम लोग बहुत यंग थे, 2003 के वर्ल्ड कप में था वो। हाँ सर, वो तो ऑस्ट्रेलिया का था। लेकिन क्रिकेटर तो अच्छा है, लेकिन टीम में बहुत झगड़ा उसने लगा दिए थे। सहवाग से नहीं बनती थी, गांगुली से तो बिल्कुल नहीं बनती थी उसकी। चैपल था क्या सर? चैपल, हाँ बिल्कुल, ग्रेग चैपल। ठीक है, ग्रेग चैपल, हाँ हाँ बिल्कुल, चैपल नाम था उसका। ठीक है, चैपल के बाद इंडिया को कोच मिला, जॉन डाइट मिला, जॉन डाइट के बाद गैरी क्रिस्टन मिला, उसके बाद देसी कोच की आने की सिलसिला शुरू हो गई। पहले तो विदेशी कोच ही मिलता था। ठीक है, श्रीलंका ने महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो श्रीलंका ने महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया, भारत को हराकर ही जीता है। श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराकर पहली बार एशिया कप का खिताब जीता है। फाइनल मैच में श्रीलंका ने दाम्बुला के, ठीक है, रंगीरी दाम्बुला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। भारत 7 बार महिला एशिया कप टूर्नामेंट का विजेता रहा। ठीक है, लेकिन पहली बार श्रीलंका जीत ली है। तो ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान में रखना, फर्स्ट टाइम है। 10वीं लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप, विश्वनाथन आनंद ने स्पेन में आयोजित 10वीं लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप जीती है। उन्होंने फाइनल में स्पेन के जैमे संतोष लतासा को 3-1 के स्कोर से हराकर 10वीं बार लियोन मास्टर्स, ठीक है, शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम किया। लियोन मास्टर्स स्पेन के लियोन में आयोजित एक, ठीक है, प्रतिष्ठित शतरंज टूर्नामेंट है। ठीक है, लियोन एक जगह है फ्रांस में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संगठन भी है। कोई बताएगा क्या नाम, वो अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा? लियोन में ही है वो। फीफा का है क्या सर? नहीं, फीफा का ज्यूरिक में है। अरे नहीं भाई, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में, कैसे भूल सकते हो? स्थापना कब हुई थी इंटरपोल की? 1904
23 19 23 है 1923। 1923 में है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 10वीं लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप की बात करेंगे, 3-1 से जीत गए हैं कौन, तो ध्यान रखना है भारत के विश्वनाथन आनंद जी, जो कि भारत के पहले, क्या है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? सुना था नाम। हम्म। खेलो इंडिया उभरती खेलो इंडिया उभरती प्रतिभा पहचान को कृति पहल, ठीक है। नई दिल्ली में खेलो इंडिया उभरती प्रतिभा पहचान पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया। कृति के आधुनिक आईसीटी उपकरणों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर एक एकीकृत प्रतिभा पहचान वास्तुकार विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इस पहल का उद्देश्य एक ही मंच पर जमीनी स्तर प्रतिभाओं की पहचान की प्रक्रिया को सुचारू बनाना है। कृति का लक्ष्य है अधिसूचित प्रतिभा मूल्यवान केंद्रों के माध्यम से प्रतिभा की पहचान करने के लिए पूरे देश के दौरान देश भर में 20 लाख आवेदकों का मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो खेलो इंडिया उभरती प्रतिभा पहचान का एक पहल शुरू किया गया जिसका नाम है कृति पहल। इसमें क्या करना है, देश के जो टैलेंट जो है ना उसको चुनकर उसको पहचान करना ताकि उनको बढ़ावा दिया जाए और आगे चल के हमारे लिए लोग मेडल लेकर आए, ठीक है। एशियाई पैरालंपिक समिति ने दीपा मलिक को दक्षिण एशिया का प्रतिनिधि नियुक्त किया। क्या? दीपा मलिक, ठीक है, ध्यान रखना, इनको दक्षिण एशिया का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया एशियाई पैरालंपिक समिति के द्वारा। भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक को एशियाई पैरालंपिक समिति के दक्षिण एशिया के उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नामित किया गया। यह नियुक्ति जिसकी पुष्टि, ठीक है, एपीसी मतलब एशियन पैरा ओलंपिक समिति होता है कि कमिटी की 34वीं कार्यकारी बोर्ड बैठक के दौरान की गई। पैरा स्पोर्ट्स में लैंगिक विविधता और एथलीट केंद्रित नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है क्योंकि महिला को मौका दिया गया है। तो पैरा ओलंपिक समिति, एशिया पैरा ओलंपिक समिति ने किस व्यक्ति को दक्षिण एशिया का प्रतिनिधि नियुक्त किया है, तो ध्यान रखना है दीपा मलिक को, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप। तलवारबाजी को और किस नाम से जानते हैं? फेंसिंग कहते हैं ना इसको, फेंसिंग। फेंसिंग बोलते हैं। अब भारत की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, महिला है, क्या नाम है उनका? शीतल कुमारी, शीतल देवी सर। भवानी देवी हुआ है। भवानी देवी ना, भवानी देवी। भवानी देवी। भवानी देवी, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो आर्चर है। तीरंदाजी करते हैं। हाँ, तो जम्मू और कश्मीर के तलवारबाजों ने न्यूजीलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में 1 रजत और 3 कांस्य जीत लिए है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। हर्षित कोहली ने सेबर टीम स्पर्धा में रजत पदक अर्जित किया। श्रेया गुप्ता ने सेबर व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। छवि शर्मा ने सेबर टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता तथा सुफियान वहीद सोहिल ने एपी टीम स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ध्यान में रखना है जम्मू और कश्मीर के तलवारबाजों ने न्यूजीलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। चलिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। शीतकालीन ओलंपिक 2023 ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की कि फ्रांस 2030 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, ठीक है। तभी 2000 अभी जो ओलंपिक जो हुआ 2024 में जो ओलंपिक हुआ कहाँ पे हुआ है? पेरिस। पेरिस में हुआ है, ठीक है। तो शीतकालीन ओलंपिक भी पेरिस में ही, फ्रांस में ही होगा, शायद डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। कब होगा शीतकालीन ओलंपिक? तो 2030 में होगा, ठीक है। मेजबानी कौन करेगा? तो मेजबानी फ्रांस ही करेगा, ठीक है। यहाँ 23 क्यों लिखा है सर? हाँ, वो गलत कर दिया क्या? 23 लिखा शीतकालीन है। ओलंपिक सुनिए, शीतकालीन ओलंपिक जो होता है ना, ठीक है, और ओरिजिनल ओलंपिक जो होता है ना उसी के बाद होता है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। मतलब जो ओलंपिक जो होता है ना उसी के बाद शीतकालीन भी उसी उसी पे हो जाता है, ठीक है, आसपास नहीं होता, ये मिस्टेक है, ठीक है, इसी नहीं, साल वहाँ होगा। ओलंपिक होता है। हम्म? ओलंपिक साथ में होता है। बाद में शीतकालीन, देखिए ना शीतकालीन ओलंपिक कब होगा, तारीख सही है कि गलत है, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। ये खेल फ्रांसीसी एल्प्स में आयोजित किए जाएंगे। इस प्रतिष्ठित खेल का 2026 का संस्करण इटली में आयोजित किया जाता है। 2026 वाला इटली में है और ये देख लीजिए कब होगा, मतलब शीतकालीन ओलंपिक जो होने वाला है, गूगल पे सर्च कीजिए विंटर ओलंपिक फ्रांस, सर्च कीजिए, साल आ जाएगा, ठीक है। एक बार चेक करके बता ही दीजिए, क्लियर ही कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं मिला आंसर? तो फ्रांस में होगा।
और ईयर बताइए ना, ईयर, वो तो फ्रांस तो ठीक है। 2030 दिखा रहा सर। 30 2030 30 सर। 30 दिखा रहा हाँ, है। तो बस ध्यान में 32। रखिएगा, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, शीतकालीन ओलंपिक जो 2030 वाला जो होने वाला वो फ्रांस में होगा, और 2026 वाला जो होने वाला इटली में होगा, ठीक है। चलिए, रियल मैड्रिड की बात है। रियल मैड्रिड पहले किस प्रकार की टीम है? फुटबॉल टीम। फुटबॉल की सर। फुटबॉल फुटबॉल टीम खेलते है, हैं। ठीक है। तो रियल मैड्रिड का क्या चीज का सिंबल है ये? यूरो का सिंबल है यूरो क्या? यूरो। हाँ, वही यूरो ही लग रहा है, ठीक है। रियल मैड्रिड के 1 बिलियन यूरो का राजस्व अर्जित करने वाला विश्व का पहला फुटबॉल क्लब बन गया, ठीक है। तो रियल मैड्रिड की बात करें, 1 बिलियन से अधिक का राजस्व अर्जित करने वाला विश्व का पहला फुटबॉल क्लब बन गया है। 2023-24 के फाइनेंशियल रिपोर्ट के अनुसार रियल मैड्रिड ने, ठीक है, 1.073 बिलियन यूरो का राजस्व कमाया, जिसमें 27% की वृद्धि, और ठीक है, 230 मिलियन यूरो का कुल लाभ दर्ज किया है, ठीक है। फोर्ब्स के अनुसार रियल मैड्रिड की कीमत 6.07 बिलियन डॉलर आंकी गई। इसे दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब तथा कुल मिलाकर 11वीं सबसे मूल्यवान खेल टीम घोषित किया गया है, ठीक है। तो मतलब ध्यान में रखना, दुनिया की सबसे धनी फुटबॉल क्लब की बात करेंगे, उसका नाम क्या है? रियल मैड्रिड। भारत में सबसे भारत के जो जितने भी आईपीएल की टीम, आई थिंक 10 है ना, उसमें से सबसे मूल्यवान आईपीएल टीम कौन सी है? CSK। सीएसके होगा। हाँ, चेन्नई ठीक से। है। सबसे पहले अगर बात करूंगा तो सबसे पहले वो क्या बनते हैं ना, वो 1 बिलियन डॉलर होने पे क्या है उसका? यूनिकॉर्न। गॉड। यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न सबसे पहले कौन सी टीम बनी? चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई बने सीएसके। हुए। वो अभी सीएसके ही बनी है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 से प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और उत्तर भी दीजिएगा, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में खिलाड़ी, ठीक है, सीन नदी पर तैरती परेड में शामिल हुए। सीन नदी कौन है? सीन नदी किनारे, यूरोप की प्रसिद्ध नदी, इसके किनारे पेरिस शहर है, ठीक है, सीन के किनारे। यह पहली बार जब समारोह स्टेडियम में नहीं बल्कि नदी में आयोजित किया गया। वाह, क्या बात है। इस समारोह में बात करेंगे तो 205 प्रतिनिधि मंडल ने 80 से अधिक नौकाओं में परेड किया, और 10,500 से अधिक एथलीट जो थे शामिल हुए, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 का इतिहास का पहला जेंडर इक्वल ओलंपिक खेल भी था। इसमें समान संख्या में पुरुष और समान संख्या महिला प्रतिस्पर्धी शामिल थे। तो दुनिया का पहला जेंडर इक्वल समारोह जो था वो शुरू किया गया था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी इसमें हुई जिसकी वजह से इसका नाम खराब हुआ, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी करते करते कुछ ज्यादा इक्वलिटी कर दिया। अब पता चला से किसको किससे लड़वा दिया था ना, एक न्यूज निकल कर आया था, हाँ। इसमें ट्रांसजेंडर महिला जो थी टर्किश थी, ट्रांसजेंडर से लड़ा दिया था, उसका रो रही थी काफी, ठीक है। तो वो सब भी विवाद हुआ था, ठीक है। तो विवादित पूर्ण तो रहा पेरिस ओलंपिक, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे विवाद रहे हैं, इसलिए टोक्यो में किसी प्रकार का विवाद नहीं देखने को मिले थे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिक्कतें हुई। पीवी सिंधु और अंचता शरत कमल पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन में भारत के ध्वजा वाहक बने। तो ये शरत कमल की बात करें, किस खेल से संबंधित है बताइए? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। बैडमिंटन। बिल्कुल ठीक है, टेबल टेनिस। और पीवी सिंधु की बात करेंगे तो बैडमिंटन से, ठीक है। बैडमिंटन। तो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के ध्वज वाहक बने हैं, ठीक है। ध्वज वाहक ध्यान में रखना है, ठीक है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लंदन ओलंपिक कांस्य पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग भारत के मिशन प्रमुख है। मिशन प्रमुख आयोजन समिति के साथ संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है तथा खिलाड़ियों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है, ठीक है। तो गगन नारंग ध्यान में रखना है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीता। मनु भाकर ने दो पदक जीते थे, दोनों कांस्य ही थे। मनु भाकर की बात करेंगे तो क्या है मनु भाकर, तो क्या बताएंगे? तो सी शूटर, क्या है वो? शूटर है, ठीक है। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। हरियाणा के झज्जर की मनु भाकर महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में कांस्य पदक प्राप्त करके भारत का पदक में खाता खोला है। अतिरिक्त जानकारी जान लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक एथलीट हरियाणा से 24 एथलीट हरियाणा से गए। दूसरे नंबर पे पंजाब, वहां से 19 थे। तमिलनाडु से 13 का स्थान है, ठीक है। जमुई से भाजपा विधायक और प्रसिद्ध निशानेबाज श्रेयसी सिंह बिहार के एकमात्र एथलीट है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। हालांकि पहला ही राउंड से बेचारी बाहर आ गई, ठीक है। पेरिस ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर की बात करेंगे तो ओलंपिक फ्रीज, इसका नाम कुछ और भी था ना, फ्रीज था कि फ्रीज था? फ्रीज लिखा फ्रीज हुआ ही है है यहाँ पे। सर।
मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो सिंगल में भी जीती थी, मिश्रित में भी जीती थी सरबजोत सिंह के साथ। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना दूसरा पदक जीता, जब मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस पदक के साथ मनु एक ही ओलंपिक संस्करण में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है। जॉर्ज रसल ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीत लिया है। क्या क्या नाम इनका है? जॉर्ज रसल। क्या चलाते हैं? तो मर्सरी चलाते हैं। क्या चलाते हैं? मर्सरी। ये जो ग्रैंड प्रिक्स के जो ड्राइवर जो होते हैं उनका गाड़ी का नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। सबका जो होता है ना, किसी न किसी ब्रांड को ये लोग ना प्रमोट करते हैं। ठीक है। एक फिल्म आई थी, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, मजा भी आएगा। मर्सरीज वर्सेस फेरारी करके कुछ मूवी थी ना, एनीवन देखा है किसी ने इसमें से? ठीक है। बहुत बढ़िया मूवी है। ठीक है। आई थिंक ऑस्कर वगैरह के लिए भी गई थी वो। तो मर्सिडीज के जॉर्ज रसल ने ऑस्ट्रेलिया के स्पीलबर्ग में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करेंगे, फेरारी के ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसे जीता? फेरारी के कार्लोस साइना, जो कि स्पेन के रहने वाले। मियामी ग्रैंड प्रिक्स तो ध्यान रखना, मैकलेरेन के लैंडो नोरिस। उसके बाद बात करेंगे एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, रेड बुल के मैक्स वेस्टपेन, जो कि नीदरलैंड के, इनका देश याद है, ध्यान रखना है। ठीक है। अब ज्यादातर जो होते हैं ना यही जीत जाते हैं। ठीक है। काफी अच्छे ड्राइवर है। चीनी ग्रैंड प्रिक्स की बात करें, रेड बुल के मैक्स वेस्टपेन। जापानी ग्रैंड प्रिक्स फिर रेड बुल के मैक्स वेस्टपेन। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स रेड बुल के मैक्स वेस्टपेन। ठीक है, ध्यान रखना है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स की बात रेड बुल के मैक्स वेस्टपेन। ठीक है। तो डिफरेंट क्या है? तो जॉर्ज रसल की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। क्या चलाते हैं? तो मर्सिडी चलाते हैं। ठीक है। तो ये ऑस्ट्रियन है, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी हंगरी है। अगर ऑस्ट्रेलियाई अगर पूछेगा तो कार्लोस साइना है। ठीक है। जो कि मतलब फेरारी के ड्राइवर है। अब मियामी की बात करेंगे तो मैकलेरेन लैंडो नोरिस है। और एमेलिया की बात करेंगे तो बाकी एमेलिया चीनी, जापानी, सऊदी, बहरीन सबको मैक्स क्या नाम है, वेस्टपेन ने जीता है। ठीक है। भारत में भी इस तरह की कार रेसिंग हुई थी। कहाँ पे हुई थी कोई बता सकते हैं? किस शहर में आयोजन किया गया था? नोएडा में। एक ही जगह पे होता ही है। ठीक है। एक ही जगह पे होता ही है। ठीक है। नोएडा में होता है। ठीक है। अब आते हैं, बताएं। अडानी समूह बना 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के लिए प्रमुख प्रायोजक बना है, स्पॉन्सर बना है। ठीक है। कौन? अडानी समूह। अडानी समूह ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का प्रायोजित किया है। ठीक है। क्या लिखा है? दीक्षा गीत एट ओलंपिक के बैनर तले एक उत्साहवर्धक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया। इस पहल का उद्देश्य भारतीय एथलीटों के अथक समर्पण को प्रदर्शित करना तथा भारतीय जनता में देशभक्ति की भावना को पुनः जागृत करना है। ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन रही है? तो अडानी समूह रही है। बस इतना आप ध्यान में रखिए। अब आते हैं, ध्यान में रखना 2023-24 के लिए AIFFF। ठीक है। AIFFF क्या होता फुल फॉर्म इसका? ठीक है। इंडियन फुटबॉल फेडरेशन। फेडरेशन। क्या बताया? ऑल इंडिया इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है। तो सबसे पुरुष खिलाड़ी की बात करेंगे तो इनका नाम क्या है? ललियानजुआल छांगटे। ठीक है। छांगटे याद रखिए। ठीक है। अच्छे खिलाड़ी है। ठीक है। बस का सबसे महिला खिलाड़ी के नाम का इंदुमती कथिरेसन। बस का सबसे पुरुष खिलाड़ी डेविड लाल हल नसांगा। बस की सबसे होनहार महिला खिलाड़ी नेहा जी। बस का सबसे पुरुष कोच खालिद जमील। बस की सबसे महिला कोच शुक्ला दत्ता। बस का सबसे रेफरी रामचंद्रन वेंकटेश। बस का सबसे सहायक रेफरी उज्जवल हल्दर। इतनी ध्यान नहीं रखा, महिला और पुरुष का नाम ध्यान में रखिए। बस का सबसे पुरुष खिलाड़ी क्या है? छांगते, ललियानजुआल छांगते। ठीक है। बस की सबसे महिला खिलाड़ी की बात करेंगे, क्या नाम है? इंदुमती कथिरेसन। ठीक है। सांगटे कहाँ चलिए का है? बाकी मणिपुर का है। छांगते, हाँ हो सकते मणिपुर के ही होंगे। ठीक है। हाँ शायद मणिपुर की ही है। चेन्नई सुपर किंग्स सिडनी में सुपर किंग्स अकादमी स्थापित करेगी। क्या बात है, मतलब एक्सपेंशन कर रहा है। तो चेन्नई सुपर किंग्स सिडनी में सुपर किंग्स अकादमी स्थापित करेगी। यह सुपर किंग्स अकादमी तीसरा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य होगा। इससे पहले भारत के अलावा अमेरिका, डलास में और ब्रिटेन के रीडिंग में भी अकादमी केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। एक अत्याधुनिक केंद्र होगा जिसमें पूरे वर्ष आउटडोर और इंडोर प्रशिक्षण की सुविधाएं क्या होगी? प्रदान होगी। ठीक है। तो बात करेंगे भारत की कौन सी IPL टीम अपना अकादमी जो है सिडनी में स्थापित की जा रही है? तो CSK। ठीक है।
क्या बोलते हैं सीएसके वाले, क्या नारा देते हैं? क्या है उनका नारा? बहुत अच्छा नारा है, हाला फॉर ए रीजन। ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। मरनोले मार्केज भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त कर दिए गए। ठीक है, तो हेड कोच की बात करेंगे, भारतीय फुटबॉल टीम का मिल गया, जिनका नाम क्या है? मरनोले मार्केज। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने मनोले मार्केज को भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया है। ठीक है, केरल के अनिल कुमार प्रभाकरन को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का महासचिव नियुक्त किया गया। स्पेन के 55 वर्षीय मार्केज वर्तमान में इंडियन सुपर लीग टीम एफसी गोवा के मुख्य कोच है। ठीक है, अब इनको भारतीय टीम के मुख्य कोच भी नियुक्त कर दिया गया फुटबॉल का, जिनका नाम क्या? मरनोले मार्केज। बिजू पटनायक खेल सम्मान का नाम बता। बिजू पटनायक को जानते हैं? उड़ीसा के मिजोरम का। अच्छा, पाला सियाम। हाँ हाँ, बिजू पटनायक उड़ीसा का मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के बड़े नेता, इंडियन एयरफोर्स में काम कर चुके थे, ब्रिटिश इंडियन एयरफोर्स में 1942 के समय इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका रही थी। नवीन पटनायक के पापा ने। उनके पिताजी है। ठीक है, बिजू पटनायक। तो ध्यान में रखिएगा, बिजू पटनायक का खेल सम्मान का नाम बदलकर जैसे बीजेपी की सरकार उड़ीसा में बनी तो उन्होंने बोला भाई साहब उड़ीसा राज्य खेल पुरस्कार रख दिया। ठीक है, तो उन्होंने उसका नाम बदल दिया। ठीक है, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बन गई, बहुत पहली बार आई थिंक बनी है ना, फर्स्ट टाइम बनी है। यह पुरस्कार प्रत्येक श्रेणी में जीवन काल में केवल एक बार दिया जाएगा। इसे मरणोपरांत निकटतम रिश्तेदार को दिया जा सकता है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार के रूप में 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, जबकि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2 लाख रुपए और कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। कुशन मैनी ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फार्मूला 2 जीत हासिल की है। ठीक है, मूल स्प्रिंट रेस विजेता रिचर्ड वर्चुर को तकनीकी उल्लंघन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह जीत मैनी की सीजन की 5वीं पोडियम उपलब्धि है, जिसे वो चैंपियनशिप तालिका में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, तो ध्यान रखें, कुशन मैनी ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फार्मूला 2 जीत हासिल की। ठीक है, क्योंकि इसके जो स्प्रिंट रेस जो थे रिचर्ड वर्चुर, उसको तकनीकी उल्लंघन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। लिएंडर पेस और विजय अमृता अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए। ठीक है, तो ग्रेट भारत के लिएंडर पेस अब विजय अमृताज अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए। क्या नाम है? लिएंडर पेस और अमृताज। क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। लिएंडर पेस को खिलाड़ी के श्रेणी में शामिल किया गया, जो उनके 3 दशक के असाधारण करियर का प्रमाण है। विजय अमृताज को योगदानकर्ता श्रेणी में शामिल किया गया तथा कोर्ट के अंदर और बाहर टेनिस पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव को मान्यता दी गई। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। ओलंपिक का ई स्पोर्ट्स गेम कहाँ पे होंगे? सऊदी अरब में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सऊदी अरब में प्रथम ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2025 की मेजबानी के लिए सऊदी अरब की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ साझेदारी की घोषणा की है। आईओसी और सऊदी अरब एनओसी के बीच में, ठीक है, साझेदारी की अवधि 12 वर्ष की होगी तथा ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, तो ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स के लिए सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया की बात करेंगे। ठीक है, पीआर श्रीजेश साहब के गोलकीपर थे, ध्यान में रखना है। भारतीय हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम से संन्यास लिया। ठीक है, ध्यान रखा, पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया था। श्रीजेश ने रियो 2016 में टीम की कप्तानी की थी और टोक्यो 2021 में कांस्य पदक हासिल करने में अहम भूमिका भी निभाई थी। बड़ा अच्छा काम किया था इन्होंने। उन्होंने 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पीआर श्रीजेश केरल के हैं। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। तो इन्होंने हॉकी से मतलब क्या किया? संन्यास ले लिया है। ठीक है, अभिनव बिंद्रा आईओसी के प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए गए। ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा जी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया। अभिनव बिंद्रा जी की बात करेंगे तो कौन सा मेडल इनको मिल चुका है ओलंपिक का? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कौन सा मेडल है? गोल्ड। कौन सा ओलंपिक में? चाइना। 2008 चाइना। अरे ओलंपिक कभी भी शहर के नाम से होता है, कभी चाइना ये समय बीजिंग ओलंपिक बोलिए। ठीक है, ओलंपिक शहर के नाम से होता है। जहां पे ओलंपिक होता है उसको क्या बोलते हैं पता है? उसको ओलंपिक विलेज कहते हैं या फिर ओलंपिक गांव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ओलंपिक गांव या फिर ओलंपिक विलेज बोला जाता है। ठीक है, अब भारत के लिए इंडिविजुअल की अगर बात करेंगे तो गोल्ड जीतने वाला पहले व्यक्ति है ये। ठीक है, हॉकी टीम को अगर छोड़ देते हैं, हॉकी टीम इंडिविजुअल नहीं जीती थी, इंडिविजुअल रूप से गोल्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं।
भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को पेरिस में 142वें आईओसी सत्र में आईओसी के प्रतिष्ठित ओलंपिक मेडल से सम्मानित किया गया, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। ओलंपिक ऑर्डर आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक क्या होता है, कमिटी का सर्वोच्च पुरस्कार है जो ओलंपिक आंदोलन में विशिष्ट योगदान को मान्यता देता है। अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था और व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, 2008 के बाद हम लोग को गोल्ड कब मिला? 2020 में 20 तो 2008 के बाद सीधे हम लोग को गोल्ड मिला है 2020 में। बीच में और कोई गोल्ड नहीं है क्या? चोपड़ा को मिला उसके 12-16 में नहीं सर, कोई गोल्ड नहीं है। बड़ा मुश्किल है भाई। सिल्वर है। नूनो बोर्गेस ने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी में राफेल नडाल को हरा दिया। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, तो नूनो बोर्गेस की बात करेंगे। स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी में राफेल नडाल को हरा दिया। स्वीडन के वास्ताद में पुरुष एकल टेनिस का खिताब जीत लिया है। स्वीडन के वास्ताद में पुरुष एकल टेनिस का खिताब जीत लिया। यह बोर्गेस का पहला एटीपी टूर खिताब भी है। ऑस्कर पियास्त्री ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया फार्मूला 1 के रेसलर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में, ठीक है, पहली F1 खिताब जीत हासिल की है। भारत की कुश मैनी ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती है। ठीक है, कुश मैनी भारत के। ठीक है, तो ऑस्कर पियास्त्री ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया। GRI इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की तैराक बन गई। ठीक है, 16 वर्षीय है। तो 16 वर्षीय GRI इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज तैराक बन गई। ठीक है, जिया ने 17 घंटे और 25 मिनट में इंग्लैंड के एबॉट्स क्लिफ से फ्रांस के पॉइंट डे ला कोट ड्यून तक इंग्लिश चैनल को पार किया। ठीक है, इंग्लिश चैनल जो है भारत और फ्रांस के बीच में, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, काफी बढ़िया इंग्लिश चैनल। एक मूवी आई थी कुछ दिन पहले, उसमें इंग्लिश चैनल को पार करने के चक्कर में बच्चा जो है ना, इंग्लिश चैनल को पार करके ना अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाते रहता। क्या नाम था मूवी का यार, बहुत अच्छी मूवी थी। सिद्धार्थ फिल्म। हाँ, वही इंग्लिश चैनल को पार करके वो कहाँ रहता है, पेरिस में रहता है आई थिंक वो। ठीक है, वो लंदन उसको जाना रहता है, बीच में है इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो कोई बता देता है ना भाई तुम्हारे पास टिकट वगैरह नहीं है तो इसको पार करके जाओ, तो बीच में ही फंस जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ध्यान रखें इंग्लिश चैनल के। क्या? बंगाल की खाड़ी पार करके आ गया था सर, बांग्लादेश से कोलकाता। हाँ, एक पे एक वीर पुरुष लोग हैं। ठीक है, इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की शाखा है। फॉर द ज्योग्राफी के टर्म से हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ जैसे देखिए, ज्योग्राफी के टर्म में इसी तरह के क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है। ठीक है, बहुत ट्रेडिशनल ज्योग्राफी नहीं पूछेगी, जो करंट में जो रिलेट करने वाली ज्योग्राफी रहेगी ना, उससे बीपीएससी प्रश्न पूछती है। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो आप लोग उसको नोट डाउन कीजिएगा। जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती है, तो ये जो इंग्लिश चैनल जो है उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। यह तकरीबन 560 किलोमीटर लंबी और 240 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। भारत में होगा 2025 में T20 एशिया कप। ठीक है, तो T20 एशिया कप भारत में होगा 2025 में। भारत 2026 में देश में होने वाले T20 विश्व कप से पहले T20 प्रारूप में पुरुषों की एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अगले सत्र का मेजबानी करेगा। तो हमारे पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम लोग 2025 में T20 एशिया कप जीत जाते हैं, 2026 में हमारे पास क्या है, हमारे पास T20 विश्व कप जीतने का मौका है, और 2028 में क्रिकेट के T20 प्रारूप को ओलंपिक में शामिल किया गया। ठीक है, तो T20 के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, बट हमारे लीजेंड जो है टीम में नहीं है, लेकिन अभी की भी जो वर्तमान टीम जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, एशिया कप ने 2023 सीजन की मेजबानी पाकिस्तान क्रिकेट के बोला हाइब्रिड मॉडल पे किया गया था। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा पाकिस्तान में था, थोड़ा सा श्रीलंका में था। ठीक है, ध्यान में रखना है। और इस बार वो होना चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है, जो पाकिस्तान में होने वाला है, जो कि कम चांसेस है होने का। ठीक है, रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की। रोहन बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक से बाहर होने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, एबडेन के साथ ग्रैंड स्लैम का पुरुष युगल खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने थे। ठीक है, तो रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए थे एबडेन के साथ ग्रैंड स्लैम का पुरुष युगल खिताब जीतने वाला। भारत की बात करेंगे तो ध्यान रखना, भारत ने
ध्रुव सितवाला ने एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप जीत ली है, ठीक है। तो भारत के ध्रुव सितवाला ने क्या जीता है, तो एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत लिया। बिलियर्ड्स को स्नूकर भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। भारत के ध्रुव सितवाला ने पंकज अडवाणी को हराकर पुरुषों की एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है, ठीक है। पंचिया चानोई थाईलैंड को 3-1 से हराकर पहली एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, ठीक है। विनेश फोगाट की बात करेंगे तो ध्यान रखें, स्पेन ग्रैंड प्रिक्स के स्वर्ण पदक विधायक बन गए ना ये साथ। तो भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 2 बार की विश्व चैंपियन कांस्य पदक विजेता विनेश ने फाइनल में मारिया तिरमेकोवा को हराकर पहला स्थान हासिल किया। एशियाई स्पेस डबल्स चैंपियनशिप 2024 की बात करेंगे तो मलेशिया के जोहोर में एरिना एमास में आयोजित एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 में जीत हासिल की। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ियों ने हाल में ही संपन्न एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 से 2 खिताब जीता। भारतीय पुरुष टीम ने युगल और मिश्रित युगल दोनों श्रेणियों में जीत हासिल की। मिश्रित युगल खिताब के विजेता अभय सिंह और जोशना चिनप्पा ने हांगकांग चीन के टोंग तसज विंग और मिंग होंग तांग को हराया। पुरुष युगल खिताब की बात करें, अभय सिंह और बेलावन शेंथिल कुमार ने, ठीक है, मलेशिया के ओंग हाई संग और शियाफिक कमाल को हराया, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पे सीमित रखेंगे, ठीक है। कल के क्लास एक हमारी और होगी, तभी जाके समाप्त होगा, जैसे पुरस्कार और सम्मान बाकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा कल के लिए रखते हैं। 27 क्वेश्चन करने का तो आज भी कर सकते हैं, बट लंबा हो जाएगा, ठीक है। कल के क्लास में इसको समाप्त करें। बस अभी जो करवाया हूं ना, मैं थोड़ा पूछ लेता हूं आप लोग से, ताकि चीजें रिमाइंड रहे, तो थोड़ा सा आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। T20 का इस बार जो संस्करण जो हुआ है क्रिकेट का, कितने नंबर का संस्करण था T20 वर्ल्ड कप, बताइए संस्करण बता दी कितना 9वां नंबर का संस्करण था, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा, प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, बताना है। भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, ये गौतम गंभीर। महिला एशिया कप का विजेता कौन सी टीम रही है, भारत चाइना को हरा नहीं, और चाइना कहाँ से क्रिकेट खेलती है, हॉकी वाला श्रीलंका रही है, ठीक है, हाँ, ध्यान में रखना है, ठीक है। लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप कौन रहा है 10वीं नंबर की, बिल्कुल विश्वनाथन आनंद, ठीक है। एशियाई पैरालंपिक समिति ने किस व्यक्ति को दक्षिण एशिया का प्रतिनिधि नियुक्त किया, तो क्या बताएंगे, दीपा मलिक। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने कांस्य पदक और कितने रजत जीते, तो क्या बताएंगे, 3 कांस्य 1 रजत। 3 कांस्य। शीतकालीन ओलंपिक 2023 कहाँ पे होगा, तो क्या बताएंगे, 26 वाला कहाँ पे होगा, 26 वाला इटली में। बिल्कुल। बात करेंगे दुनिया का सबसे धनी फुटबॉल क्लब कौन बन गया है, रियल मैड्रिड। कहाँ का फुटबॉल क्लब है, किस देश का फुटबॉल क्लब है ये, स्पेन का है, ठीक है, बिल्कुल। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करेंगे तो इसमें कितने एथलीट पार्टिसिपेट हुआ है, 10,500, 11,500, 10,500। बिल्कुल। बात करेंगे ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने, शरद चंद्र कमल और सिंधु और शरद कमल। अच्छा, ठीक है। बात के पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का पहला पदक किसने जीता, मनु भाकर शूटिंग 10 और मीटर। साथ में डबल्स किनके साथ खेलते हुए, ठीक है, युगल जोड़ी का नाम बताइए, क्या नाम, युगल जोड़ी में भी एक पदक, सरबजोत सिंह, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलियन कार्लो साइना। अरे ऑस्ट्रियन नॉट ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रियन, ठीक है, ऑस्ट्रियन क्या, जॉर्ज रसल। किसके ड्राइवर है ये, मर्सिडीज के, ठीक है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के प्रमुख प्रायोजक कौन बने हैं, तो क्या बताएंगे, अडानी, ठीक है, बहुत सुंदर, क्या नाम है। छांगते साहब की बात करेंगे तो क्या इनको घोषित किया गया सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल का सबसे, बिल्कुल, ठीक है। तो बात करेंगे सिडनी में, सबको नींद आ रहा है, सिडनी में सुपर किंग्स अकादमी स्थापित कौन करेगी, चेन्नई सुपर और बात करें बिजू पटनायक खेल का नाम बदलकर, खेल सम्मान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, उड़ीसा राज्य खेल, ओडिशा राज्य, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। बात करें हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली अपनी फार्मूला 2 जीत किसने हासिल कर ली है, भारत के ये कुछ मैनी। कुछ मैंने, ठीक है।
विजय अमृता लेंडर पेस को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ठीक है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स कहाँ पे आयोजित होंगे? सऊदी अरब। सऊदी भारत अरब के में। गोलकीपर का नाम पता है जिन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक के बाद उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है? पीआर सीरीज। भारत के किस खिलाड़ी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें। राफेल नडाल को हराने वाले स्वीडिश ओपन में पुरुष एकल में राफेल नडाल को हराने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? नीनो बोर्गेस। नूनो बोर्गेस। बहुत अच्छे, ठीक है। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? हंगेरियन ग्रांड बेस्टपान ऑस्कर पियास्त्री। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची का नाम बताइए। 16 साल की है मात्र। जिया राय। ठीक है। T20 एशिया कप भारत में होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है। बात करेंगे, ये बताने पेरिस ओलंपिक के बाहर होने के बाद किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी? रोहन रोहन बोपन्ना। बोपन्ना। 43-44 साल के वैसे भी हो चुके थे। ठीक है। भारत के ध्रुव सीतावाला ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है। ठीक है। स्पेन ग्रांड प्रिक्स में स्वर्ण पदक किसने जीता? विनेश फोगाट। ठीक है, चलिए हो ही गया। तो कल आप क्या करना, पुरस्कार और सम्मान वगैरह पढ़कर आना, समाप्त हो जाएगा। नहीं तो बोलो तो मैं अभी भी कर देता हूँ। ठीक है।